टाइम, जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, मगर फिर भी हर किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य टाइम है। आखिर टाइम क्या होता है और ये कैसे किसी स्पेस से कनेक्टेड है? क्या कभी स्पेस और टाइम अलग हो सकते हैं? आइए इस वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं। न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम एब्सोल्यूट है, मीन्स के इस पूरे यूनिवर्स में हर एक वस्तु और हर हालात में टाइम सेम ही रहेगा। अगर पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी जीव के लिए 2 घंटे बीते हैं तो पृथ्वी के बाहर हर एक वस्तु या जीव के लिए 2 घंटे ही बीते होंगे। फिर चाहे वो जुपिटर में हो, किसी ब्लैक होल के नज़दीक हो या किसी बहुत ही तेज व्हीकल में सफ़र कर रहा हो, उसके लिए 2 घंटे ही बीते होंगे। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के पहले साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। स्पेस में हुआ कोई भी चेंज टाइम को अफेक्ट नहीं करेगा, मगर आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि स्पेस और टाइम दोनों कनेक्टेड हैं और दोनों कभी भी इंडिपेंडेंट थे ही नहीं। और आइंस्टाइन ने ये भी बताया कि टाइम एब्सोल्यूट होने के बजाय रिलेटिव है, यानी ये हर किसी के लिए सेम नहीं होता। अलग अलग सिचुएशन में टाइम अलग अलग तरीके से काम करता है। टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड होता है। अगर दो चीज़ों की ग्रेविटेशनल फील्ड और वेलोसिटी अलग अलग है तो टाइम भी उन दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से काम करेगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर पृथ्वी से 300 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी कि उसकी ग्रेविटी भी पृथ्वी से ज़्यादा होगी। ग्रेविटी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच मौजूद एक आकर्षण बल। यूनिवर्स की सभी वस्तुएं इसी फोर्स के साथ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो ये एक चद्दर में एक बहुत ही भारी सामान रखने की तरह होगा। अगर आप किसी चद्दर में एक भारी गोले को रखोगे तो वो अपनी मास के आधार पर उस चद्दर में एक कर्व क्रिएट करेगा और कर्व क्रिएट करके अपनी तरफ सभी वस्तुओं को खींचेगा। तो उसी चद्दर में अगर आप कुछ और सामान रखोगे तो आप ये पाओगे कि वो सामान उस बड़े भारी गोले की तरफ खींचा चला जाएगा। इसी तरह स्पेस वही चद्दर है और सारे सेलेस्टियल बॉडीज वो मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने मास की वजह से स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को चेंज करते हैं और उसमें एक कर्व क्रिएट करके अपने आसपास आने वाली सभी सेलेस्टियल बॉडीज को अपनी ओर खींचते हैं। और इसीलिए स्पेस का कर्वेचर टाइम को इफेक्ट करता है और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो उसके लिए टाइम धीमा हो जाएगा। तो अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अगर ग्रेविटी का खिंचाव इस तरह से काम करता है तो चांद जो कि हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण उससे टकरा क्यों नहीं जाता? दरअसल कोई भी ऑब्जेक्ट अपने से बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के संपर्क में जब भी आता है तो वो एक ऑर्बिट बनाकर एक स्पीड से उसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करता है। ऑर्बिटल स्पीड के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स से उस ऑब्जेक्ट से टकराता नहीं, बल्कि उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाता ही रहता है। इसे समझने के लिए हुला हुप के रिंग को एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जब तक रिंग एक ऑर्बिटल स्पीड से घूमता है तब तक वो नीचे गिरता नहीं, बल्कि आपके चारों ओर घूमता ही रहता है। आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ आया होगा कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। जुपिटर अर्थ से कई ज़्यादा गुना बड़ा है, तो इसीलिए उसकी ग्रेविटी भी अर्थ से ज़्यादा होगी। जैसे कि मैंने बताया कि स्पेस में हुआ कोई भी कर्वेचर टाइम को अफेक्ट करेगा, तो टाइम अर्थ के मुकाबले जुपिटर में धीमा गुजरेगा। जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा स्पेस में टाइम उसके लिए उतना ही धीमा हो जाएगा। अगर आप जुपिटर में जाते हैं और उसमें रहते हैं तो उसके कंपैरिजन में आप अर्थ में रहने वाले किसी भी अन्य इंसान से कुछ दिन ज़्यादा जी पाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे व्हीकल में ट्रैवल करते हैं जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है तो भी टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा।
इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि दो ट्विन भाई हैं जिनका नाम एडम और एड है। एडम एक बिजनेसमैन है और एड एक एस्ट्रोनॉमर। एडम यहीं अर्थ में रहकर बिजनेस करता है और एड स्पेस में जाकर स्पेस मिशंस। तो एड जब एक स्पेस मिशंस के लिए जा रहा होता है तो जाने से पहले उसकी और उसके भाई एडम की एज सेम ही होती है, पर जब एड स्पेस शटल में बैठकर मिशन पर जाता है तो उस शटल की स्पीड अन्य व्हीकल्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए उस शटल में मौजूद हर इंसान के लिए टाइम धीमा गुजरेगा एज कम्पेयर टू उसके बाहर के किसी भी अन्य इंसान से। तो जब एड 4 साल के मिशन के बाद वापस अर्थ लौटता है तो तब तक उसका भाई बूढ़ा हो चुका होता है और उसकी उम्र में सिर्फ 4 साल की ही बढ़ोतरी हुई होती है। इस एग्जाम्पल से हम ये बता सकते हैं कि स्पेस एंड टाइम बोथ आर कनेक्टेड। आपके स्पेस में ट्रैवल करने की स्पीड के अनुसार टाइम आपके लिए उतना ही गुजरेगा। हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड ऑफ लाइट फिक्स्ड होती है, यानी कि जितने हम लाइट की स्पीड के नज़दीक की स्पीड से ट्रैवल करते हैं उतना ही टाइम हमारे लिए धीमा होता जाता है। और अगर हम लाइट की स्पीड को मैच कर लें जो कि 299,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो टाइम हमारे लिए बिल्कुल ही रुक जाएगा, यानी कि स्पेस में हम जहां पर भी हो टाइम हमारे लिए गुजरेगा ही नहीं। स्पेस टाइम को अच्छी तरह समझने के लिए एक बार हम स्पेस और टाइम को अलग अलग समझते हैं। स्पेस यानी कि जगह, हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज स्पेस का ही भाग है। ये जमीन, ये घर, सब कुछ स्पेस ही है। इस ग्राफ को देखिए, ये एक स्पेस को दर्शाता है जिसमें x, y और z एक्सिस हैं जो कि हाइट, विड्थ और डेप्थ दिखाते हैं। हाइट, विड्थ और डेप्थ हमारे 3 डायमेंशंस हैं। हम इसी 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर टाइम को देखें तो टाइम का डेफिनेशन देना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हम बस इतना ही जानते हैं कि ये हर समय आगे ही बढ़ता जा रहा है। हम जिस 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में रहते हैं उसमें टाइम एक और चौथा डायमेंशन ऐड करता है। इसी 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम स्पेस टाइम कहते हैं। अब स्पेस और टाइम कैसे कनेक्टेड हैं ये समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो उसे मिलने से पहले आपको मिलने की जगह और मिलने का टाइम दोनों बताना होगा। अगर आप उसे सिर्फ मिलने की जगह बताते हैं और मिलने का टाइम नहीं बताते तो उसके लिए आपको ढूंढना बहुत कठिन होगा। और वहीं अगर आप उसको सिर्फ टाइम बताओगे और मिलने की जगह नहीं बताओगे तो भी आपको मिलने में कठिनाई होगी। मगर जब आप उसको जगह और टाइम दोनों बता देते हो तो आप दोनों बड़ी आसानी से एक दूसरे से मिल पाओगे। इसी प्रकार से किसी भी इवेंट को समझने के लिए स्पेस और टाइम का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। इसे अगर किसी ग्राफ के जरिए समझें तो ये बिल्कुल ऐसा होगा। इस ग्राफ में स्पेस को डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि बॉडी स्पेस में मूव कर रही है, और इस ग्राफ में टाइम। और अगर किसी भी इवेंट की पूरी डिटेल्स को जानना हो तो इन दोनों ग्राफ को जोड़ देना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद ये स्पेस टाइम ग्राफ बनेगा जिसमें किसी भी तरह का स्पेस टाइम में मूवमेंट समझ में आ सकेगा। स्पेस और टाइम कनेक्टेड होने के कारण अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करेगा तो वो टाइम में भी मूव करेगा, टाइम में भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि टाइम हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। हर वक्त हम स्पेस और टाइम की मदद से स्पेस टाइम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूनिवर्स ने अपने अंदर ऐसे ही कई राज छुपाए हैं जिसमें से कुछ का हम इंसानों ने पता भी लगा लिया है, मगर अब भी कुछ राज ऐसे हैं जो कि इंसानी समझ के बाहर हैं। हमारी करंट यूनिवर्स और उसके फिनोमिनन को समझने की एबिलिटी की तुलना से हमने कई ऐसे राज जान लिए हैं जो कि कई पीढ़ियों से इंसान जानने की कोशिश कर रहा था। और हमारी आशा यही है कि आने वाली पीढ़ी
उन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाए जिनका जवाब हम अभी ढूंढ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें से कुछ जानकारी आप तक पहुंची होगी, और आप में से कुछ लोग टाइम को लेकर कंफ्यूज भी होंगे कि अगर ज़्यादा गति से ट्रैवल करने पर टाइम धीमा कैसे हो सकता है। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और टाइम डिलेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। जाने से पहले हमारे चैनल साइफ्लाई को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो या आपके हिसाब से कुछ रॉन्ग हो तो आप मुझे officialscifly@gmail.com पर कभी भी मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।